Hello everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels. बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जो वन शॉट करने वाले हैं, वो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक एक करके सब चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। इतना भी टाइम नहीं लेंगे आपका, सब कुछ आपका जल्दी से हो जाएगा, बट थरली होगा, पूरा डिटेल्स वाइज हम हर एक चीज़ करते चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मूव ऑन कर लेते हैं अपने चैप्टर में ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बच्चे हम सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं हम इस चैप्टर का, जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मेनली हम किन की बात कर रहे हैं? हम मेनली यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों एंजियोस्पर्म्स की। यहाँ पर बात एंजियोस्पर्म्स की हो रही है, तो जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं वो एंजियोस्पर्म्स के ही होने वाले हैं। यहाँ पर बात ओवरऑल एंजियोस्पर्म प्लांट्स की होने वाली है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा बहुत मेन देखें, दैट इज ब्रीफ देखें कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो देखें तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होगी? वो स्पोरोफाइट होगी। हमारी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी। जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सब चैप्टर्स देखे थे, तो हमने देखे थे बहुत सारे हमारे जो लोअर होते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें गेमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज काफ़ी ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गेमेटोफाइट स्टेज काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट होती है और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, बट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि गेमेटोफिटिक स्टेज बहुत छोटी होगी, मेरे जो मेन प्लांट बॉडी है हमारे एंजियोस्पर्म्स की बच्चों, वो क्या होगी? वो सेप्रोफाइट ही होगी, दैट इज स्पोरोफाइट ही होगी, सॉरी। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट बॉडी की, वो सारी स्पोरोफाइट की होने वाली है, ना कि गमीटोफाइट की। गमीटोफाइट एक सिंगल स्टेज बहुत छोटी सी होगी जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम धीरे धीरे बात करें तो हम 3 फेजेस में ये पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं कुछ। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सारा का सारा डेवलपमेंट होगा, सारा जो फ्लावरिंग प्रोसेस है वो होगा। हमारे जो मेल एंड फीमेल गमीट्स हैं, गमीटोफाइट्स हैं, सेक्सुअल पार्ट्स हैं, उनका प्रोडक्शन होगा। तो वो सब चीजें आती है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा बच्चे, जहां पर एक्चुअली में मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज करते हैं। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जितने भी होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमें पता है एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट प्रोडक्शन होता है, तो फ्रूट प्रोडक्शन का भी काफी मेजर जो है रोल वो होने वाला है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फ्लावर का हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिया है। हम जब फ्लावर की बात करें बच्चे, तो एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब भी किसी प्लांट में फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, तो उस फ्लावर में क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं। अगर हम उन चेंजेस की बात करें तो पहले पहले किसी भी प्लांट के फ्लावर करने से पहले डिसाइड हो जाता है कि ये प्लांट हाँ फ्लावर करने वाला है। तो उस वजह से क्या आते हैं? काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस रहेंगे किसी भी प्लांट में, ताकि उसके अंदर क्या आ सके? स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सके। तो हार्मोनल चेंजेस के बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उस वजह से क्या होगा? उस प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो पाएगी। और ये फ्लावरिंग क्या होता है बच्चे? ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेजर ऑर्गन होता है, जो मेजर पार्ट होता है हमारे प्लांट में, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। एक सेकेंड बच्चों, सेकेंड, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेजर पार्ट होता है वो एक फ्लावर होता है। ठीक है, तो अगर हम मेजर जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसके डिस्कस करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमारा जो मेन फ्लावर का बॉडी टाइप का होता है, जहाँ पे सब पार्ट्स आकर ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारा थैलेमस होता है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया थैलेमस। जो ज्वाइन करवा रहा होता है वो है हमारा पेडिसल। तो ये है पेडिसल बच्चों। ठीक है, उसके अलावा हमारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि पेटल्स, सेपल्स वगैरह वगैरह। पेटल एंड सेपल्स जो कि एक्सेसरी ओनली होते हैं, ये मेन पार्ट्स नहीं होते हैं। अगर मेन पार्ट्स की बात करें तो वो होते हैं ये वाले, हमारा पिस्टल जो क्या होता है? फीमेल पार्ट, पिस्टल एंड स्टेमन। ठीक है बच्चों, तो अगर मेनली हम बात करें कि अगर एक फ्लावर में हमको मेन पार्ट्स देखने हो जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, तो वो हमारा कौन सा हो पाएगा? वो हमारे फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि स्टेमन एंड पिस्टल हैं वो होंगे। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, स्टेमन एंड
पेस्टल। ये हमारे मेन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो आई होप बच्चे ये चीज और ये पूरा पार्ट आपको क्लियर है, क्योंकि हम अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं करके। तो फटाफट से इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और क्या हमने सब कुछ कवर कर लिया है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली जो फ्लावर है उसकी फ्लावरिंग होने से पहले क्या हो जाता है, डिसीजन ले लिया जाता है कि हाँ इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों, बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और इन स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, कोई भी ग्रोइंग टिश्यू होता है, जैसे कि हम एपिकल्स की बात करें हमारे प्लांट में, लेट्स से कि हमारा प्लांट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा प्लांट है बच्चों, एक सेकेंड, ये क्या है, ये हमारा प्लांट है। यहाँ पर टॉप मोस्ट पे क्या होगा, हमारे एपिकल जो टिश्यू है, एपिकल सेल्स हैं जो स्टिल ग्रोइंग है वो होंगे। अब इन एपिकल सेल्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन करा दिया जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा स्लाइड लेके देखें, अच्छा यहाँ पर हमारा प्लांट था, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे एपिकल ग्रोइंग सेल्स हैं। इन एपिकल सेल्स में क्या हो रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट सेल डिवीजन हो रहा है, और इस वजह से अब क्या होगा, काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे। लेट्स से यहाँ पर क्या आया, कोई भी हार्मोन जो डिसाइड करवाता है कि हाँ अब फ्लावरिंग का टाइम आ गया है, वो जो ये ग्रोइंग सेल्स हैं इनमें से कुछ सेल को क्या दे देगा, एक रोल दे देगा कि अब बहुत हो गया डिवीजन, अब आपको कुछ काम करना होगा। तो इसको एक रोल दे दिया गया है, उस रोल देने वाले प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करा दिया गया है किसका, इन सर्टेन सेल्स का डिफरेंशिएशन हो गया है। और अब ये क्या कर देंगी, ये फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी धीरे धीरे। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे प्लांट के, वो बनने लग जाएंगे, जो है हमारे फ्लावर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, फ्लावरिंग का एंटायर प्रोसेस होता है। बैक टू एनसीईआरटी, एक एक करके देखते हैं बाकी और क्या क्या दिया हुआ है। अब क्या बात करें कि डिफरेंशिएशन हो जाता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है किसका, फ्लोरल प्रीमोडियम का। प्रीमोडियम क्या है, प्रीमोडियम इज द बिल्कुल स्टार्ट में जो फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं किसी भी ऑर्गन टिश्यू के डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर अगर फ्लावर्स की बात हो रही है तो फ्लावर्स की जो पहली स्टेज हमको देखने की मिलेगी, जो छोटी सी बड होगी, उसको हम यहाँ पर फ्लोरल प्रीमोडियम बोल रहे हैं। तो फर्दर डेवलपमेंट प्रीमोडियम तक होगी। प्रीमोडियम से क्या आएगा, हमारे धीरे धीरे फ्लावर बनने लग जाएंगे। और फ्लावर्स हम देखते हैं कि काफी बार एक सिंगल फ्लावर होता है, बट काफी बार बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ अरेंज होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस भी बन जाती है, दैट इज, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी कभार, जैसे एक स्टॉक है उसके ऊपर इधर एक फ्लावर लगा हुआ, इधर एक फ्लावर लगा हुआ, इधर इधर, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अगर आपने मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ा हो तो आपने वहां पे भी ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लोरेंस की बात हो गई। यहाँ पर क्या करेंगे, वो फ्लोरल बर्ड्स बियर करेंगे। फ्लोरल बर्ड्स क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो फ्लावर का पहला स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोरल बर्ड्स होता है, उसके बाद फ्लावर्स बन जाएंगे। अब फ्लावर में क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पर बोल रहे हैं मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पर बात की गई है एंड्रोशियम की एंड गाइनेशियम की। तो यहाँ पर एंड्रोशियम क्या हो गया बच्चे, एंड्रोशियम हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनेशियम हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप ये आपको अच्छे से विजिबल है, अगर विजिबल नहीं है तो आई वुड इम्प्रूव। ओके, यहाँ पर आई होप ये विजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने बात कर ली गाइनेशियम, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो डिफरेंशिएट हो गए एंड डेवलप हो गए। अब हम बात करते हैं अगर स्पेसिफिकली इस एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में बच्चे क्या होगा, एक वॉल्स ऑफ स्टेमन होगा। वॉल्स क्या है, बहुत सारे स्टेमन्स एक साथ ऐसे गुच्छा, वो होंगे स्टेमन्स का, किसमें, हमारे एंड्रोशियम में। एंड अगर हम गाइनेशियम की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो वॉल्स ऑफ स्टेमन्स की बात करी गई है उसकी बात करें, यहाँ पर लेट्स से एक फ्लावर जब भी हम देखते हैं, तो अगर आपने भी फ्लावर्स बाहर, घर के बाहर आपने देखे होंगे, ऐसे कुछ हमारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे आपको येलो कलर के, यूजुअली येलो कलर के ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे बहुत पतले पतले स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये क्या कुछ नहीं है बच्चे, यही है जो वॉल ऑफ स्टेमन्स की बात की जा रही है। वॉल ऑफ स्टेमन, जो एक गुच्छे में स्टेमन प्रेजेंट होंगे। स्टेमन क्या है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे पूरे स्टेमन का क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर का धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो स्टेमन बच्चे दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड होता है। अगर हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करें तो ऊपर वाला एक जो मोटा वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंथर बोल रहे हैं बच्चों। एक पतला बहुत धागे जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं। ये धागे जैसा स्ट्रक्चर हो गया फिलामेंट, ये मोटा सा ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर है वो गया एंथर। अब इन दोनों के काफी इंपॉर्टेंट रोल्स आएंगे जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बच्चे क्या, यहाँ पर जो बात की गई है, अगर बहुत ये एक सिंगल प्रेजेंट है, अगर बहुत सारे लेसे ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते तो एक वॉल कहलाता वो, और वो कुछ नहीं है, वही है हमारा एंट्रोशियम। अब सबसे पहले हम लेते हैं हमारा फिलामेंट का बात। फिलामेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक क्या है, पतला सा स्ट्रक्चर है, और उसका इधर जो प्रोक्सिमल एंड है बच्चों, वो दो तरीके से अटैच हो सकता है। या तो वो थैलेमस से अटैच हो सकता है, जो हमने बात की थी, ऐसे जो स्टेज टाइप का, जो एक प्लेटफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर था फ्लावर में, जो मेन स्ट्रक्चर था जहां पे सारे पेटल्स, सेपल्स, हमारा पिस्टल वगैरह अटैच हो रहा था, अगर वहां पे भी अटैच हो सकते हैं। या फिर दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है बच्चों, या फिर दूसरी चीज हो सकती है, लेट्स से अगर हमारे पेटल्स ऐसे कुछ हैं, यहाँ पर अगर हमारे पेटल्स ऐसे कुछ हैं, और लेट्स से हम थैलेमस भी अगर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर हमने बना दिया थैलेमस, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके जो पेटल्स है वो ऊपर प्रेजेंट है, उस वजह से क्या है, हमारे जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स का कौन सा पार्ट, हमारा फिलामेंट पार्ट, वो पेटल्स पे आकर जुड़ रहा है। तो आपको समझ में आ रही चीज कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट इस फिलामेंट के लिए अटैच होना है वो इस पेटल पे है, इसलिए वो पेटल पे अटैच हो गया। ऑन द अदर हैंड लेट्स से यहाँ पे हमारा थैलेमस प्रेजेंट है, और थोड़ी सी स्पेसिंग पे हमारी यहाँ प्रेजेंट है, पेटल्स प्रेजेंट है। अब इसके पास थैलेमस पे अटैच होने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये वहां जाकर अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, अटैचमेंट दोनों जगह हो सकती है। पेटल्स पे भी जो क्या था, जो कलरफुल वाला, जैसे हम फ्लावर्स देखते हैं तो बहुत सुंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रोज में रेड कलर का, सनफ्लावर में येलो कलर का, वही पेटल्स होते हैं। वो एक एक्सेसरी है, ठीक है, वो एक्सेसरी है, और उसके ऊपर भी अटैच हो सकता है, और थैलेमस के ऊपर भी अटैच हो सकते हैं हमारे ये फिलामेंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिलामेंट्स की, तो सबसे पहला मेजर हमको क्या मिल गया है, फंक्शन इसका क्या मिल गया है, वो अटैचमेंट का है। तो अटैचमेंट तो करा रहा है, ये तो बेसिक सी कॉमन सेंस से पता चल गया कि वो अटैचमेंट तो करा ही रहा है, किसका, हमारे एंथर का बाकी की प्लांट बॉडी से। उसके अलावा भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन ही अगर कुछ करवाता है तो वो भी हम धीरे, ठीक है। तो अटैचमेंट का तो हमको पता चल गया है, हाँ जी। तो उसके अलावा एंथर पे अगर हम आ जाते हैं तो ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर एक लोब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दूसरा लोब है। तो ये दो एंथर नहीं है बच्चों, ये एक ही एंथर है, बस उसके दो लोब है, मतलब ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा एंथर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इसके बारे में जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है धीरे धीरे करके जल्दी से देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जैसे कि देखा कि दो पार्ट होते हैं किसी भी एक टिपिकल स्टेमन की, कौन से, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर, हमारा क्या, हमारा फिलामेंट, ओके। उसको हम यहाँ पर स्टॉक भी बोल रहे हैं। तो स्टॉक, फिलामेंट दोनों एक ही चीज हो गई। उसके अलावा टर्मिनली, मतलब सबसे ऊपर वाले एंड पे हमको बायलोब्ड स्ट्रक्चर जो कि है हमारा एंथर, वो भी देखने को मिल सकता है, जो कि मिलता ही है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल एंड है किसका, हमारे फिलामेंट का, थैलेमस या फिर पेटल ऑफ फ्लावर्स, दोनों चीजों से अटैच हो सकता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि जो नंबर, लेंथ वगैरह वगैरह स्टेमन्स की, वो वेरिएबल होती है डिफरेंट स्पीशीज में, और ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी बन सकता है अलग अलग स्पीशीज का, क्योंकि एक स्पीशीज में एक ही तरीके का हो, लेट्स से दूसरी स्पीशीज में दूसरे तरीके का, तो हम किसी भी स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज का क्या रिलेशनशिप भी पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज इन देयर स्टेमन्स, ठीक है। तो ये वाला लाइन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया बच्चों, सबसे पहले ये बायलोब्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक यहाँ पे लोब है, एक यहाँ पे लोब है, ये हो गया बायलोब्ड स्ट्रक्चर। अब ये बायलोब्ड इतना सा नहीं होता, इसको अगर हम जूम इन करें थोड़ा सा और, तो इधर के साइड एक लोब है, ये है इसका फर्स्ट लोब, इधर है इसका दूसरा लोब। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर एक लोब के अंदर ही एक बहुत गहरा सा ग्रूव पास ऑन कर रहा होता है। यहाँ पर एक ग्रूव होता है बच्चों, जो क्या करेगा, एक लोब को फर्दर डिवाइड कर देगा इनटू व्हाट,
इनटू डिफरेंट थीकास। तो यहाँ पर एक थीका दूसरा थीका, यहाँ पर क्या हो गया, थीकास में डिवाइड हो गए, इसको हम थीका बोल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थीका, सेकेंड, दिस स्ट्रक्चर वुड बी आर थर्ड थीका, यहाँ पर हमारा फोर्थ थीका। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, ये हमारा ग्रूव डिवाइड कर रहा है। तो एक लोब के अगर हम एक एंथर की बात करें, लेट्स से हम आ गए एक एंथर पे, एक एंथर के अंदर क्या होंगे, दो लोब्स प्रेजेंट होंगे, लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2, एक लोब दूसरा लोब। अब इन लोब्स के अंदर फर्दर एक एक थीका और होंगे, मतलब दो और थीका इधर, दो और थीका इधर, ठीक है। तो थीका नंबर 1, थीका नंबर 2, थीका नंबर 3, थीका नंबर 4। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ऐसा कुछ देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा एंथर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा फिलामेंट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारे स्टेमेंस का, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी एनसीईआरटी भी जल्दी से देखें तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले उसका बाइलोब्ड होगा, उसका जो एंथर है वो बाइलोब्ड होगा। बाइलोब्ड मतलब दो लोब होंगे उसके अंदर, एक लोब में क्या होंगे, दो थीका होंगे, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, डाइथीकस भी बोल रहे हैं। तो हम अगर प्रॉपर्टीज की बात करें किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई ये, एक सेकेंड बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई कि बाइलोब्ड है, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई कि डाइथीकस है, टोटल थीका हो गए 4, ठीक है। अब क्या है, लॉन्गिट्यूडल ग्रूव, जो हमने बात करी थी ग्रूव की बच्चों, ये ग्रूव, ये क्या है, इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोल रही है हमारी एनसीईआरटी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एक लोब से पास होकर उसको फर्दर दो थीकास में डिवाइड कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज रन करता है और सेपरेट कर देता है थीकास को, डिफरेंट थीकास बना देता है। अगर हम एंथर की बात करें तो ये क्या बन गया फिर, 4 साइडेड बन गया, दैट इज टेट्रागोनल। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल कर आ गई, बाइलोब्ड है, डाइथीकस है और टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल मतलब जिसके 4 कोने हैं। 4 कोने कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोने यहाँ पर हो गए बच्चों, ठीक है। आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियर है कि टेट्रागोनल हो गया। और यहाँ पर मिडल में क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हर एक कोने के मिडल में बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी। कैसे, जैसे यहाँ पर अगर हम धीरे धीरे बात करें तो यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाएगा, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाएगा, यहाँ एक और यहाँ एक। ये स्ट्रक्चर्स क्या है बच्चे, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। कौन है ये है हमारे सेक्सुअल मेल टिश्यूज, जो क्या देंगे हमको, ये हमको फर्दर गेमेटोफाइट्स देंगे, जो फर्दर गेमीट्स देगा। ये माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे क्या है, सेक्सुअल टिश्यूज हैं हमारे इस पर्टिकुलर एंथर के अंदर। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो वो फर्दर क्या बन सकते हैं, पोलन सैक्स बनते हैं। हाँ जी, पोलन सैक मतलब एक थैली जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे पोलन्स भरे होंगे, और वो क्या है, वो एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ऐसे एंथर का स्ट्रक्चर होता है और उसके नीचे स्टेमिन ऐसे अटैच होता है। तो ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम पोलन सैक की बात करें तो वो ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। ये एक्सटेंड करेंगे लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द एंथर का लेंथ, और ये बहुत सारे पोलन ग्रेन से भरे होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने जो अभी तक बात किया था किसका, हमारे जो स्पोरेंजिया टिश्यू थे, हमारे एंथर के लोब्स एंड थीकास, उसका इवन फर्दर माइक्रोस्कोपिक वर्जन देखेंगे। सेल बाय सेल चीजें अब हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एंथर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो यंग एंथर, मतलब जैसे ही फ्लावर नया नया हुआ है उसके अंदर जो एंथर प्रेजेंट होगा वो एक यंग एंथर होगा, उसके अंदर अभी तक जो स्पोरेंजिया है वो डेवलप नहीं हुआ है इनटू जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उसमें। Whereas अगर वो कुछ टाइम बाद जब वो रिप्रोडक्शन फेज में जाता है तो वो पोलन ग्रेन्स डेवलप करने लग जाता है, तो स्पोरेंजिया है बच्चे वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट हमारी एपिडर्मिस आ जाती है बच्चों, यहाँ पर आ गई हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। अब इस एपिडर्मिस लेयर का प्रोटेक्शन वगैरह में बहुत सारे रोल है। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी स्पोरेंजियाज की, तो यहाँ पर हमारे स्पोरेंजियाज प्रेजेंट हो, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टिश्यू
स्पोरेंजिया, ये हमारा टिश्यू हो गया स्पोरेंजिया। अब ये स्पोरेंजिया ही क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स बनाता है। ये स्पोरेंजिया किस में प्रेजेंट होगा, अगर क्वेश्चन आ जाए स्पोरेंजिया यंग एंथर में प्रेजेंट होता है या फिर मैच्योर एंथर में, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि स्पोरेंजिया यंग एंथर में प्रेजेंट होता है। तो फिर इसकी पोलन ग्रेन्स में डेवलपमेंट कैसे होती है, तो वो चीज हम एक बार कैसे देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी से, कि डेवलपमेंट ऑफ यंग एंथर इनटू मैच्योर एंथर कैसे होती है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है बच्चे, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन की बात की गई, जो पिछले पेज में हमने सेक्शन ड्रॉ कर रखा था वो ट्रांसवर्स सेक्शन था। दैट इज अगर ऐसे हमारा एंथर प्रेजेंट है उसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का सर्कुलर मिल रहा है हमको, जहां पर 4 वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारी 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। तो इनका सबका बहुत स्पेशल रोल होता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई बच्चों, मिडल लेयर हो गई एंड टेपिटम हो गई। और जो 3 वॉल हैं वो क्या करती हैं बच्चे, प्रोटेक्शन करवाती हैं, और जो इनर मोस्ट हमारी टेपिटम है वो नरिशमेंट देगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हमारे डायग्राम से बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो लेयर्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमारी एंडोथीशियम प्रेजेंट है, ये येलो वाली जो आपको लेयर दिख रही होगी ये क्या है, एंडोथीशियम है। और ये जो व्हाइट वाला हम बना रखा है हमने, ये क्या हो गई, ये मिडल लेयर हो गई बच्चों, ये हो गई मिडल लेयर, मिडल लेयर। अब ये 3 क्या प्ले करते हैं, ये प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। एपिडर्मिस, कौन सी 3, नंबर 1 एपिडर्मिस, जो ये ग्रीन वाली, उसके बाद ये येलो वाली जो है एंडोथीशियम, और उसके अलावा हमारी कौन सी, मिडल लेयर जो है थर्ड वाली। ये तीनों हमको क्या देंगे, ये प्रोटेक्शन का रोल करेंगे, किसकी, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उसका। जो 4th लेयर आ जाती है, जो हमने ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ की हुई है बच्चों, तो ये ब्लू कलर वाली लेयर है, इसको हम टेपिटम बोल रहे हैं। जो टेपिटम है बच्चे, ये क्या करेगी, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स किससे डेवलप होंगे, सबसे पहले इस स्पोरेंजिया टिश्यू से, और इसको क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ये स्पेशल सेल्स होती हैं, थोड़ी ज्यादा थिक साइटोप्लाज्म वाली होती है, मल्टीन्यूक्लिएट वगैरह होती है, ये क्या कर देंगे हमको, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर उसके अलावा जो एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स वगैरह होती है, प्रोटेक्शन कराती है, हाँ जी, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू आवर एनसीईआरटी, अगेन प्रोटेक्शन हो गई, उसके अलावा डेहिसेंस करा रहे हैं। डेहिसेंस बच्चे क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगले पेज पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारा एंथर का हमने स्ट्रक्चर देखा, ऐसे कुछ अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या बन रहे हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। जब ये पोलन ग्रेन्स बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी कि ये एंथर फूटे, ये फूट के हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको क्या कर दे, बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करवा दे, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास जाकर क्या करवा पाए, फर्टिलाइजेशन करवा पाए। तो इस टूटने वाले पोलन ग्रेन्स के रिलीज वाले प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इसको हम डेहिसेंस बोल रहे हैं। आई होप मेरी स्पेलिंग ठीक है, चेक कर लेना। इस पोलन ग्रेन्स के रिलीज वाले प्रोसेस को ही डेहिसेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 लेयर्स थी हमारी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, वो ना सिर्फ प्रोटेक्शन बट डेहिसेंस में भी हेल्प कर रही हैं। अगर आपसे सिर्फ एक पूछ ली जाए कि मेन रोल किसका होता है, और आपको इंडिविजुअली चारों दे दे, तो अगर आपको एक टिक करना हो तो आप एंडोथीशियम टिक करेंगे। तो मेन रोल डेहिसेंस में किसका होता है, एंडोथीशियम वाली लेयर का होता है बच्चों। यहाँ पर एंडोथीशियम का मेन डेहिसेंस, दैट इज द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन। अगर हम देखें इनर मोस्ट वॉल जिसकी हमने टेपिटम की बात की थी, वो नरिशमेंट देगा किसको, डेवलपमेंट पोलन ग्रेन। जो सेल है वो बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है, और मोर देन 1, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट होती है, जो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें स्पोरोजिनस टिश्यू की, जो कि हम स्पोरेंजिया बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है बच्चों, ये हमने जो गोले गोले छोटे छोटे बनाए थे, ये छोटे छोटे गोले, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम्स हैं। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स। और इन माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, हमारा स्पोरेंजियम टिश्यू, जिससे हमारे पोलन ग्रेन्स हमको मिलेंगे, ठीक है।
ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली है। मूविंग ऑन, अब हम क्या देख लेते हैं, थोड़े से फर्क देख लेते हैं, दैट इज डिफरेंसेस देख लेते हैं यंग एंथर एंड मेच्योर एंथर में। यंग एंथर और मेच्योर एंथर में कौन से डिफरेंसेस रहने वाले हैं वो सब एक एक करके देखते हैं। यंग एंथर में हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है ऑब्वियसली, जो मिडल में प्रेजेंट था। ये कहाँ पर प्रेजेंट था, ये मिडल ऑक्यूपाई कर रहा था, मिडल। Whereas अगर हम बात करें कि जैसे ही ये मेच्योर होगा तो ये पोलन सैक बना देगा और जिसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। तो मिडल में क्या आ जाएगा फिर बाद में, पोलन सैक, जो कि पोलन ग्रेन से भरा हुआ है। अगर हम स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करें बच्चों, तो वो भी प्रेजेंट होता है इसमें। स्पोरोजिनस टिश्यू फर्दर डिफरेंशिएट करके बाद में जब मेच्योरेशन होती है पोलन ग्रेन्स बना देता है। 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस, जैसे कि हमने बात की, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, जो कि क्या करवा रही है, प्रोटेक्शन का रोल कर रही हैं और प्रोटेक्शन के साथ साथ डेहिसेंस भी करा रही है। डेहिसेंस क्या मतलब, पोलन ग्रेन्स का रिलीज। आई होप ये वाली चीज आपको याद रहे, डेहिसेंस प्लस ये। और डेहिसेंस का मेन रोल किसका है, एंडोथीशियम का है। उसके अलावा जो टेपिटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। वो क्या कर रही है बच्चों, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे करके आपको भी अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाते रहने। ये वाला पार्ट अच्छे से आपको होपफुली क्लियर हो गया हो, क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे, जो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। यहाँ पर बच्चे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहाँ पे लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन सा प्रोसेस है बच्चे, ये है माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये होगा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पर हम पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके अंदर फर्दर क्या होंगे, मेल गेमेट्स का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस अगर देखें तो यहाँ पर हमने जैसे कि देखा टेपिटम प्रेजेंट होता है। टेपिटम माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कर रहा है, एनवलप कर रहा है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इस स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या है, बहुत सारी सेल्स है, और वो सब की सब सेल्स, स्पेशल बात यहाँ पर क्या है, सब की सब सेल्स क्या कर रही है, यहाँ पर पोलन मदर सेल का रोल प्ले कर सकती है। पोलन मदर सेल मतलब वो सेल जो पोलन ग्रेन को क्या करेगी, फर्दर डेवलपमेंट देगी, मतलब जो सेल पोलन ग्रेन बनेगी फ्यूचर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल्स दैट इज पीएमसीज प्रेजेंट है। ये हो गई एक पीएमसी, ये हो गई एक, ऐसे सब की सब सेल्स जो भी स्पोरोजेनस टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो पोलन मदर सेल का रोल प्ले कर सकती है, मतलब पोलन ग्रेन बना सकती है। अब हम देखते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट कैसे होता है। यहाँ पर बच्चों एक पीएमसी हमने उठा लिया है, ये लेट्स से ये वाला पीएमसी हमने उठा के यहाँ पर ले लिया। अब मुझे फटाफट से जानना है कि इस पीएमसी का जो है जो प्लॉइडी है वो क्या होगी, क्या ये हैप्लॉइड होगा नेचर में या फिर डिप्लॉइड होगा। यहाँ पर ऑब्वियसली पूरा स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर मेन प्लांट बॉडी अगर क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर है, 2n है। अगर अभी तक कोई भी मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिविजन होता है वो नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये 2n होगी। तो यहाँ पर 2n आ जाती है, और ये है क्या, ये है एक पोलन मदर सेल, जो क्या एंड ये हमें क्या देगी, ये हमें एक पोलन ग्रेन देगी। धीरे धीरे देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है बच्चे, सबसे पहले एक सेकेंड कलर चेंज कर लें, ओके। सबसे पहले क्या आता है, प्रोसेस मियोसिस हो जाएगा इसका। ऑब्वियसली अगर हमें प्लॉइडी चेंज करनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें गमीट चाहिए, मेल गमीट चाहिए। मेल गमीट कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड इन नेचर होना चाहिए, तभी वो फीमेल गमीट होगा जो अगेन हैप्लॉइड इन नेचर होगा, उसके साथ फ्यूज करके हमें डिप्लॉइड प्लांट बॉडी देगा। तो यहाँ पर मियोसिस हो जाएगा और 4 माइक्रोस्पोर हमें मिल जाएंगे। तो 4 माइक्रोस्पोर की अगर प्लॉइडी देखें बच्चे तो ये n है, दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर है। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक माइक्रोस्पोर, ईच माइक्रोस्पोर यहाँ पर हमको क्या दे सकता है, एक पोलन ग्रेन दे सकता है। हर एक माइक्रोस्पोर यहाँ पर पोलन ग्रेन में डेवलप होगा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसे टेट्राड भी बोलते हैं, पोलन टेट्राड भी बोलते हैं। तो ये टेट्राड हो गया। और टेट्राड से हमको क्या मिल जाएगा, तो अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक पीएमसी हमको कितने पोलन ग्रेन्स देगी। आपके पास ऑप्शंस है 1 और ऑप्शन है 2, 3 या फिर 4। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मियोसिस से हमें 4 सेल्स मिल जा रहे हैं और 4 के 4 टेट्राड के सेल एक पोलन ग्रेन दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली 4 पोलन ग्रेन्स हमको एक पीएमसी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने एक सेल उठा लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेल
चारों के साथ ये प्रोसेस होगा, बट एक सेल उठा लिया प्रोसेस देखने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर डिविजन स्टार्ट हो जाएगा। डिविजन स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है एक वैक्यूल, वो वैक्यूल आ जाता है यहाँ पर। अब वो वैक्यूल आ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा एसिमेट्री क्रिएट हो जाता है। एसिमेट्री क्रिएट हो जाती है मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा कोने की तरफ शिफ्ट हो जाता है, न्यूक्लियस को साइड कर दिया जाता है इस वैक्यूल की वजह से। अब इस वैक्यूल ने न्यूक्लियस को साइड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। वो जो स्पिंडल बनेगा वो स्पिंडल एसिमेट्रिकल बना है, बीचों बीच नहीं बना है बच्चों। यहाँ पर हमारा स्पिंडल एसिमेट्रिकली साइड में बन गया है। यहाँ पर अगर डिवीजन देखें तो बच्चों यहाँ पे ऑब्वियसली डिवीजन होगा ना। अगर आपको ध्यान से स्पिंडल दिख रहा है तो डिवीजन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिवीजन होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो सेल आइडियल सिचुएशन में लेट्स से ऐसे थी, उसका न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट होता, उसका डिवीजन टू सेल्स में करना होता तो बीचों बीच होता, तो हमें 2 इक्वल सेल्स मिलती यहाँ पर। बट यहाँ पर दिक्कत किसने क्रिएट कर दी, इस वैक्यूल ने। ये वैक्यूल यहाँ पर आ गया, उसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में चला गया, न्यूक्लियस को साइड लाइन कर दिया गया है। उस वजह से यहाँ पर स्पिंडल बना है और यहाँ पर स्पिंडल बनने की वजह से यहाँ से डिवीजन हुई है, जिसकी वजह से एक छोटा सेल एक बहुत बड़ा सेल में मतलब अनइक्वल डिवीजन हो गई है। तो अगर आपसे नीट में क्वेश्चन आ जाए कि जो अनइक्वल सेल्स बनती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन डेवलपमेंट, वो किस वजह से होती है, क्या पॉजिटिव है उसका, तो वो पॉजिटिव होगा ये वैक्यूल। ये वैक्यूल ही अनइक्वलिटी करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेल्स बन गई, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी वाली सेल को हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं, और छोटी वाली सेल को क्या बोल रहे हैं हम, जेनरेटिव सेल बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की जो जेनरेटिव सेल है यही फर्दर हमको गैमीट्स देगी, वेयर एज जो हमारी वेजिटेटिव सेल है इसका रोल सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट तक रह जाता है। यहाँ पर ये नरिशमेंट कराती है, उसके अलावा ये क्या करती है, ये हमें जो सेल्स हैं बाहर के, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा पोलन ग्रेन का, उसके अलावा उसके इंटाइन एक्साइन भी होंगी, ये हमें वहां पर इंटाइन भी देगी। तो वो सब प्रोसेस कैसे होता है वो एक एक करके देख लेते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वहीं पे खत्म हो चुका है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे होता है पोलन ग्रेन, यहाँ पर डिवीजन जब हो चुका है तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, उसमें कहीं फ्लोट कर रही होती है हमारी जेनरेटिव सेल। ये जो जेनरेटिव सेल है वो यहाँ पर हो गई, ऊपर कहाँ, यहाँ पर हमारी कौन सी हो गई, वेजिटेटिव सेल हो गई। अब यहाँ पर क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिपो लेयर्स बनने लग जाती हैं। ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या है बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पोलन ग्रेन का, ठीक है। उसके बाहर क्या आ जाता है, उसके बाहर एक इंटाइन बना दी जाती है। यहाँ पर आ गई हमारी इंटाइन, जो किसकी वजह से आएगी, जो हमारी जो हमारी वेजिटेटिव सेल की वजह से बनेगी। तो यहाँ पर इंटाइन बना दी गई है जो हमारी वेजिटेटिव सेल ने बनाई है, जो बड़ी वाली सेल है उसने। उसके बाहर क्या आएगा बच्चों, उसके बाहर आएगा एक बड़ा सा बहुत मोटा सा स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाता है। ये हमारी होती है बच्चे एक्साइन, ये हो गई हमारी एक्साइन। ये एक्साइन कौन बनाता है, ये टेपेटम की वजह से बनती है। अब ये एक्साइन ऐसे मटेरियल से बनी है, ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अभी तक नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का रोल देगी। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पोरोपोलिनिन से बनती है बच्चों ये एक्साइन, जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्साइन टेपेटम की वजह से बनी है, ठीक है। तो ये हमारा पोलन ग्रेन फुल्ली डेवलप हो गया है। यहाँ पर हमारी वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पर हमारी जेनरेटिव सेल है, उसके बाहर ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोलन ग्रेन का, उसके बाहर इंटाइन बनाई गई है जो एक पतली सी कंटिन्यूअस लेयर है। यहाँ पे ये क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है। वेयरएज जो हमारी एक्साइन है वहां पर क्या है, थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो ये हमारी एक्साइन हो गई डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारी एनसीईआरटी है। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसकी फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं।
ओके बच्चों, तो अगर हम एनसीईआरटी पे आए तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मियोटिक डिवीजन से होता है। किसके, पीएमसी के, पोलन मदर सेल के, जो कि हर एक सेल हो सकता है जो हमारा स्पोरेंजिया टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर उसके, तो यहाँ पर उससे क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बन जाते हैं। अब फ्लोइडी की बात जैसे कि हमने की गई थी, तो ऑब्वियसली 2n से हम स्टार्ट होते हैं, पीएमसी 2n होगा और हमारा जो ये टेट्राड का हर एक सेल है वो n होगा। अगर हम बात करें जैसे कि हमने डिस्कस किया, ईच सेल जो हमारे स्पोरेंजियस टिश्यू की है वो क्या दे सकती है हमको, वो जो माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड है वो दे सकती है। तो हर एक सेल एज अ पीएमसी एक्ट कर सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन, तो हर एक स्पोरेंजिया का सेल क्या है, पोटेंशियल पोलन बना सकता है फ्यूचर में, उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सब चीजें एक ही हैं जो क्या बनाएंगी, फ्यूचर में जाकर पोलन ग्रेन बनाएंगी। अगर हम बात करें जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स है बच्चों, वो क्या होगा, वो पोलन मदर सेल से होगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। वो हमें क्या दे देगा, 4 सेल्स का स्ट्रक्चर देगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसको हम बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करें जैसे ही ये एंथर्स मैच्योर होंगे, अब यहाँ पर डेहिसेंस किस वजह से होगा, डेहिसेंस इन कुछ फैक्टर्स की वजह से होगा जो आपको अच्छे से हाईलाइट कर लेने हैं कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। तो एंथर्स का जब डिहाइड्रेशन होगा बच्चे, तब डेहिसेंस भी होगा। डिहाइड्रेशन पे माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जो ऐसे चिपके हुए हैं टेट्राड में, मतलब ऐसे, एक सेकेंड बच्चों, टेट्राड मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे गुच्छे पड़े होंगे चिपके हुए माइक्रोस्पोरेंजियम में। जैसे ही डिहाइड्रेशन हुई, मतलब यहाँ से वाटर लॉस हो गया है, तो ये सारे सेपरेट होकर सिंगल सिंगल इंडिविजुअल बन जाए। तो यहाँ पे किस वजह से हुआ ऐसा, डिहाइड्रेशन की वजह, ठीक है। तो इसको अच्छे से हाईलाइट करके रखना। माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोसिएट हो गए और उन्होंने क्या दे दिया हमको, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या वो मेल गेमीट्स हैं, तो बच्चे वो वाली चीज गलत हो जाए। पोलन ग्रेन्स मेल गेमीट्स नहीं होते हैं, वो मेल गेमीटोफाइट्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या हो गए, मेल गेमीटोफाइट ओनली। तो अगर हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक जो कि स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर एंड गेमीटोफिटिक स्ट्रक्चर्स, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स का हम बोल रहे थे कि बहुत छोटी स्टेज आएगी जो गेमीटोफाइट होगी, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग स्टेज नहीं होती गेमीटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो इसी की बात की जा रही थी, जो पोलन ग्रेन्स है वही एक थोड़ी सी देर वाला गेमेटोफाइटिक स्टेज आता है हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ में। तो ये वाला डिस्कस कर लिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऐसा होता है। तो इस वजह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे नंबर में हमारे पास पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एक तो पहले ही 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उसके अंदर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्या होंगे, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरेंजिया टिश्यू में सेल्स होंगे, और हर एक सेल हमको 4 फर्दर पोलन ग्रेन्स दे रहा है। बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में हमारे पास पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं हमको एक एंथर से सिर्फ। तो बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे डेहेसेंस पे, दैट इज जो एंथर फट के बाहर निकलते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, उस टाइम पे थाउजेंड्स निकले, ठीक है। अब फटाफट से यहाँ पर टेबल्स बनाई है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका क्विकली। तो यहाँ पर बच्चे हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आपको क्विकली नोट्स भी मिल रहे हैं। तो जो चीजें मुझे लग रहा है आपको टेबल्स में लिख लेनी चाहिए, तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हमने क्या किया, एनसीईआरटी का सारा एक एक लाइन टू लाइन चीज पढ़ा। अब यहाँ पर उसके जो मेजर पॉइंट्स उठाकर हमने उसको क्या कर दिया है, टेबल्स की फॉर्म में, डिफरेंसेस के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस किस किस के बीच में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल के बीच में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा वेजिटेटिव लार्ज इन स्ट्रक्चर थी, हाँ जी लार्ज थी। उसके अलावा जनरेटिव स्मॉलर इन स्ट्रक्चर थी, हाँ जी स्मॉलर इन साइज थी। फूड रिजर्व, जैसे कि हमने बात किया था कि वेजिटेटिव का रोल फूड में होगा, वेयर एज जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके फर्दर हमें क्या देगी, मेल गेमीट्स। 2 मेल गेमीट्स बनते हैं, वो भी हम देखेंगे कि फर्दर कैसे बनते हैं। बट वो कहाँ से बनते हैं, वो जेनरेटिव सेल से बनते हैं। उसका वेजिटेटिव सेल का कोई रोल नहीं होता उस प्रोसेस में, उसमें सिर्फ फूड रिजर्व जैसे ही डेवलपमेंट हो रहा होगा, मेल गेमीट बन रहा होगा, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी फूड आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, बस उसका इतना ही रोल है, ठीक है। इरेगुलर न्यूक्लियस होता है इसका, हाँ जी ठीक है।
उसके अलावा जो सेल शेप होता है जेनरेटिव सेल का, वो स्पिंडल शेप्ड होता है। और यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है उसके दो रोल हो गए, एक तो फूड रिजर्व, दूसरा रोल होता है कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन भी कराता है। पोलन ट्यूब क्या होती है मैम, वो फर्दर आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। बेसिकली जो मेल गमीट है वो पोलन ग्रेन से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ओवरी वगैरह, वहां तक जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ट्यूब की हेल्प से होती है, जो पोलन ट्यूब कह रहे हैं हम यहाँ पर। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन याद रखना कौन कराएगा, वेजिटेटिव सेल कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने जो एक्साइन एंड इंजाइन पढ़े थे बच्चों, किसके लेयर्स थे, ये हमारे पोलन ग्रेन के लेयर्स थे। उसके जो डिफरेंसेस अगर एक एक करके देखें तो एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। दोबारा एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पोलन ग्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके बाद एक कंटिन्यूअस क्या थी, कंटिन्यूअस इंटाइन लेयर थी, इतना आपको याद है, हाँ जी। उसके अलावा क्या थी, एक डिसकंटिन्यूअस मोटी सी लेयर थी जिसे हम बहुत सॉलिड सी लेयर बोल रहे थे। वहां पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगी, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका डिसकंटिन्यूटी हो रहा है तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं, वेयरएज इंटाइन कंप्लीटली कंटिन्यूअस है। यहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन से बनी है। अगर हम स्पोरोपोलेनिन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग। मतलब अभी तक पूरी अर्थ पर हमें एंजाइम नहीं मिला है जो इसको डाइजेस्ट कर पाए, नो एंजाइम जो इसका क्या करवा पाए, ब्रेक डाउन करवा पाए। इसी वजह से जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे से क्या होते हैं, फोसल होते हैं, फोसलाइज्ड बहुत अच्छे से होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका ये जो एक्सटर्नल एक्साइन लेयर है वो तो कभी भी डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा, अल्टीमेटली हमेशा प्रेजेंट होगा। तो ये जो एक्साइन है इसी वजह से प्रोटेक्शन में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन में रोल हो गया। वेरएज अगर इंटाइन की बात करें तो ये सिर्फ पेक्टिन एंड सेलुलोज वगैरह से बने हैं जो हमारे नॉर्मल से मटेरियल्स होते हैं। और इसका क्या होगा रोल, इसका पोलन ट्यूब डेवलपमेंट में अगेन रोल होता है। अगर हम बात करें कि ये खुद कहाँ से बनी, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक्सिट जो हमारी एक्साइन है वो टेपिटम से बनी थी, मतलब टेपिटम ने इसको बनाने में मदद की थी। इंटाइन कहाँ से बनी थी, वेजिटेटिव सेल से बनी थी, ठीक है। आई होप ये डिफरेंसेस आपको सारे के सारे क्लियर हैं। जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चों। अगर हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे आ गए हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या देगा हमें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो एक मेल गेमेटोफाइट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गेमेटोफिटिक स्टेज किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं बच्चे वो जनरली स्फेरिकल होते हैं। अगर हम साइज देखें तो बहुत छोटा छोटा होता है, कितना छोटा, 20 से 25 माइक्रोमीटर, तो बहुत ही ज्यादा टाइनी टाइनी से हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट अगर हम बात करें तो दो ही लेयर होती है, थर्ड ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट प्रोमिनेंट हमारी 2 लेयर्स हुई। हार्ड वाली आउटर लेयर क्या बोल रहे हैं हम, एक्साइन बोल रहे हैं। एंड जो अंदर वाली वो किससे बनी है, हमारी एक्साइन बनी है बच्चों स्पोरोपोलिन से, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है पूरे अर्थ पे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पर वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करवा सकता है। तो ये हाई टेम्परेचर्स विथस्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कि जो अगर लेट्स से कि हमने एक पोलन ग्रेन है उसको बहुत दूर दूर तक ट्रांसफर करना है, वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है, वो हमारा वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है, एक एनिमल के ऊपर चिपक गया दूसरे एनिमल पे चला गया। तो अगर हमें वायबिलिटी रखनी है, मतलब पोलन ग्रेन का जो फंक्शन है दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास जाकर वो परफॉर्म कर पाए, अगर हमें वो वायबिलिटी चाहिए उस पोलन ग्रेन के अंदर, तो बहुत सॉलिड उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो एक्सटर्नल है, एक ही फ्लावर के अंदर जरूरी नहीं हो रही हो दोनों चीजें। एक फ्लावर से मेल वाला पोलन ग्रेन उठकर दूसरे फ्लावर में जहाँ पे फीमेल पार्ट्स हैं वहां पे जा रहा हो सकता है। तो वो सब कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा है, जहां पर क्या हो सकता है, जहां पर हाई टेम्परेचर्स हो सकते हैं बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी वजह से उसको क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन की जरूरत है जो हमारी एक्साइन प्रोवाइड कर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। उसके अलावा एल्कली मतलब ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच ये टॉलरेट कर सकती है हमारी एक्साइन लेयर। और जो हमारी जैसे कि हमने बोला था कोई भी अभी तक एंजाइम हमें नहीं मिली है जो डिग्रेड कर दे स्पोरोपोलिन को, जिससे एक्साइन बन रही है। पोलिन के एक्साइन में अब जो हमने बात किया था बच्चों कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होती है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम जर्म पोर बोल रहे हैं बच्चों।
को हम जर्म पोर बोल रहे हैं। अब इस जर्म पोर की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिग्रेड हो ही नहीं सकती है, बट हमें तो जो अंदर मटेरियल प्रेजेंट होगा, जो हमारे मेल गमीट्स प्रेजेंट होंगे वो बाहर निकालने हैं ना। वो बाहर अगर कुछ डिग्रेड ही नहीं कर पाएगा और ये कंटिन्यूस पूरा गोला बना लिया इसने, उसके अंदर बैठे हुए हैं मेल गमीट्स बाहर निकलने को, बट इसको तो कोई डिग्रेड कर ही नहीं सकता, तो वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। ऐसी चीज होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसी वजह से डिसकंटिन्यूअस होती है। एक छोटा सा क्या छोड़ा जाता है, पोर स्ट्रक्चर छोड़ा जाता है जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां से क्या होगा, रिलीज होगा हमारे मेल गेमेट्स का। तो यहाँ से मेल गेमेट्स हमारे बच्चों रिलीज होंगे। तो ये रोल होता है हमारे जर्म पोर का। तो जर्म पोर प्रेजेंट होता है, एक्साइन जहां पे प्रेजेंट नहीं होती वहां पर। यहाँ पर पोलन ग्रेन के अपर्चर की बात की गई है, जो अपर्चर हो गया वो जर्म पोर हो गया, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। वेयर अगर बात करें इंटाइन की, तो क्या वो डिसकंटिन्यूअस थी या कंटिन्यूअस थी? भूला नहीं और कंफ्यूज नहीं होना, इंटाइन कंप्लीटली कंटिन्यूअस थी। क्यों? क्योंकि वो तो पैक्टिन एंड सेलुलोज से बनती है। पैक्टिन एंड सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उसको इजिली हम डिग्रेड करके हमारे जो मेल गमीट्स हैं वो बाहर निकाल सकते हैं। उसको कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस होने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीटली कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर वेल प्रिजर्व होते हैं एज फॉसिल्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एग्जाइन तो कभी भी डिग्रेड होता ही नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हम एनसीईआरटी की रीडिंग और ले रहे हैं, किसके बारे में? पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में ही। अगर हम इनर वॉल की बात करें पोलन ग्रेन की, जो कि इंटाइन थी बच्चों, जैसे ही हमने डिस्कस किया, वो पतली होती है, वो थिन एंड कंटिन्यूस, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पूरी गोल गोल प्रेजेंट होती है। एक्साइन की तरह कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, एब्सेंट नहीं होती, कंप्लीटली प्रेजेंट होती है थ्रू आउट, ऐसे पूरा का पूरा बनाएगी गोला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी है। हाँ जी, वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी है। जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। हमने डिस्कस किया था कि इंटाइन से नीचे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब पोलन ग्रेन की बात करें तो इसमें दो सेल्स होंगी, जैसे कि ऑलरेडी हमें पता है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। जिसमें से वेजिटेटिव का क्या रोल था, नरिशमेंट एंड पोलन ट्यूब का बनाना। जेनरेटिव का क्या रोल था, हमें मेल गमीट्स देना। तो यहाँ पर फूड रिजर्व कौन करा रहा है, वेजिटेटिव सेल, जो कि बिगर है और इरेगुलर शेप का इसमें न्यूक्लियस होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए नीट में कि इनमें से जो हमारी वेजिटेटिव सेल है उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक चीज दे दी जाए हमको लार्जर इन साइज, दूसरी चीज हमें दे दी जाए इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस, तीसरी चीज दे दी जाए रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स, एंड चौथी चीज हमें दे दी जाए नरिशमेंट। तो आप कौन सा रोल नहीं है, अब कौन सा टिक करके आएंगे? अगर हम यहाँ पे लिखें कि वेजिटेटिव सेल के रोल्स पूछ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं, रोल्स भी नहीं, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो वन बहुत ज्यादा लार्ज है। यहाँ पर कौन से डिस्कस कर रहे हैं, जो नहीं है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारे वेजिटेटिव सेल, लार्ज है, मेल गमीट बना रही है, नरिशमेंट दे रही है, चौथा है पोलन ट्यूब दे रही है। तो वो जो बेसिक सी बात है, हमारी जो जेनरेटिव सेल है उसका रोल था मेल गमीट्स प्रोड्यूस कराना, तो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा मेल गमीट्स का देना, क्योंकि इसके रोल पोलन ट्यूब बनाना, नरिशमेंट तक थे, और ये साइज में लार्जर होती। आई होप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने और आप तुरंत बनाते रहे एनसीईआरटी से देख देख के। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल का। यहाँ पर हमने देखा था कि जो स्पिंडल्स, जो हमारी दूसरी सेल है जेनरेटिव, उसमें स्पिंडल शेप, एक तो स्पिंडल शेप की होती है, बहुत ज्यादा उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट डेटा क्या है कि जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पर क्या है, एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल यूजुअली क्या हो रही होती है, ऐसे फ्लोट कर रही होती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम सेल्स काउंट करें तो ये हो गई एक सेल, ये हो गई दो सेल। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको हम 2 सेल स्टेज बोलेंगे। एंड यूजुअली अबाउट 60% ऑफ प्लांट्स में, 60% ऑफ प्लांट्स में यहाँ पर रिलीज हो जाता है पोलन ग्रेन्स का, यहाँ पर रिलीज हो जाता है पोलन ग्रेन्स का। ऑन द अदर हैंड ये हो गया और हमारा पहला
रोल। दूसरा जो स्टेज आता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जो हमारी जनरेटिव सेल थी, वेजिटेटिव तो ऐसे पड़ी, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड कर गई है और उसने हमें तो हमारे मेल गेमेट्स दे दी हैं, तो हम इसे 3 सेल स्टेज बोलेंगे। और इस 3 सेल स्टेज पे अबाउट 40% प्लांट्स में क्या होता है, डेहिसेंस होता है, पोलन ग्रेन का रिलीज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है आपकी नीट में, तो अच्छे से याद रखना है। 60% में इस स्टेज पे हो जाता है, अबाउट 40% में इस वाली स्टेज पे होता है। वही चीज यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि पोलन ग्रेन्स जो शेड 3 सेल्स स्टेज, जैसे कि जहां पर 2 मेल गेमीट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, डिवीजन माइटोटिक होता है वहां पर वो कितने परसेंटेज में होता है बच्चों, वो अबाउट 40% प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया है कवर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं, कि पोलिनेशन के अलावा पोलन एलर्जी एंड पोलन वायबिलिटी। तो अगर हम इन टर्म्स की बात करें तो पोलिनेशन सबसे पहले क्या हो गया, पोलिनेशन हमारा रिलीज ऑफ पोलन, यहाँ पर रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, उसको एक प्लांट से, जैसे एक फ्लावर है, उसको दूसरे फ्लावर तक ले जाना है, यहाँ पर हमारा पोलन ग्रेन बना है, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, यहाँ तक ले जाना है, इस प्रोसेस को पोलिनेशन। और ये काफी ज्यादा डिटेल में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हो गया पोलन एलर्जी। जो पोलन एलर्जी होती है बच्चों, वो क्या होती है कि पोलन ग्रेन्स को जब हम इनहेल करते हैं, कुछ लोग इनहेल करने पे वो क्या दे देंगे, ब्रोंकाइटिस दे देंगे। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो हमारा ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है छोटी छोटी डिवाइड होके, उसका इन्फ्लेमेशन करा देना। तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, किससे, इनहेलेशन से। अब ये किस वजह से होता है, मोस्टली ये जो कैरेट ग्रास होता है बच्चों, कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन्स को इनहेल करने से ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस वजह से ब्रोंकाइटिस। क्या क्या हो सकता है बच्चों उस वजह से, एक सेकेंड, उस वजह से ब्रोंकाइटिस या फिर एस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम एलर्जी बोल रहे हैं फ्रॉम पोलन ग्रेन्स, इसे पोलन एलर्जी बोला जा रहा है। ठीक, अब अगर हम पोलन वायबिलिटी की बात करें, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वायबिलिटी मतलब कितने टाइम तक जिंदा रहता है। पोलन ग्रेन जिंदा कैसे रहेगा, मतलब जो उसका रोल था, मतलब फर्टिलाइज कराने का, ये कितनी देर तक फर्टिलाइज करा सकता है। अगर हम पोलन ग्रेन इस वाले पौधे से रिलीज करवा रहे हैं और जो दूसरा पौधा है वहां पर फीमेल पार्ट्स हैं, तो वो फीमेल पार्ट्स को कितनी देर तक पहुंच सकता है, उसकी डेडलाइन कितनी देर तक की है कि वो फिर भी अपना रोल कर पाए, दैट इज फर्टिलाइज करा पाए इस वाले फीमेल पार्ट्स को। तो बच्चों वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, कुछ प्लांट्स में काफी ज्यादा शॉर्ट, दैट इज अबाउट 30 मिनट्स भी होता है। 30 मिनट्स किस में होगा, जैसे कि हमारा हो गया राइस, व्हीट वगैरह, इनमें क्या होगा 30 मिनट्स जितना होगा। तो यहाँ से अगर मेरा पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है और वो विद इन 30 मिनट्स यहाँ पर फीमेल पार्ट्स में नहीं पहुंचा, तो वो वायबल नहीं बचेगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका रोल अब नहीं कर पाएगा वो। तो वो 30 मिनट की वायबिलिटी उसको मिलती है। वेरस जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑर्किड वगैरह, उसमें क्या होती है, वायबिलिटी मच लॉन्गर होती है, काफी टाइम तक भी, अगर बहुत ज्यादा लेट भी हमारा पोलन ग्रेन पहुंचा फीमेल फ्लावर के पास, तब भी वो वायबल होगा और तब भी फर्टिलाइजेशन का रोल करवा पाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर थी। अब हम बात कर रहे हैं पोलन सप्लीमेंट की। यहाँ पर पोलन सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने बात किया पोलन ग्रेन्स में हमारी जो वेजिटेटिव सेल वगैरह प्रेजेंट है, उसमें बहुत ज्यादा नरिशमेंट है। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो काफी ज्यादा रिच इन न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये क्या हो गए, रिच इन न्यूट्रिशन, इस वजह से इनको एज सप्लीमेंट्स भी खाया जाता है। स्पेशली हमारे जो फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर काफी ज्यादा फैशन चल रहा है पोलन ग्रेन्स के सप्लीमेंट्स खाने का। ये क्या करवा पाएगा बच्चों, ये एथलेटिक्स, हमारे जो एथलीट्स हैं, एथलीट्स एंड हॉर्सेस, उनकी काफ़ी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जो एथलेटिक्स जो करते हैं लोग, दैट इज हमारे
एथलीट्स और जो हॉर्सेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये पोलन सप्लीमेंट हो गया। कि क्या होती है, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, इसके वो हमारे सिरप्स वगैरह भी बन सकते हैं, इन सब फॉर्म्स में खाया जाता है इसको। अब मैम एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसमें तो एंजाइम था, इसको तो कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, तो हम अगर खा रहे हैं पोलन ग्रेन्स को तो हमें उसके अंदर का नरिशमेंट कैसे मिल रहा है बच्चों? यूजुअली क्या लिया जाता है, बी पोलन लिया जाता है। बी पोलन क्या होता है, हमें पता है कि बीज पोलन ग्रेन्स इकट्ठे करती हैं अपने यूज के लिए। जब वो इकट्ठे करती हैं तो वो उसके न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करवा सकती हैं, वो उनके पास तरीका प्रेजेंट होता है बीज के पास। तो वहां से हम जो बीज का इकट्ठा किया हुआ पोलन है उसको उठाते हैं और वो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ये बी पोलन खाया जाता है, ठीक है। ये हो गया पोलन सप्लीमेंट। अगर हम बात करें पोलन बैंक का, तो बच्चे यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, किसका, यहाँ पर स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स कराया जाता है। तो हमने आजकल, आपने भी आई होप एक टर्म सुनी होगी, एग बैंक्स, स्पर्म बैंक्स, इन सब की। तो वहां पर किया जा रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स पे क्या किया जाता है, ये हम पोलन ग्रेन्स के लिए बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। स्पर्म्स एंड एग्स, ओवास जो फीमेल्स के होते हैं वो स्टोर करने के लिए अलग अलग हो सकता है। वो किसके लिए होता है, अगर हम डिस्कस करें जनरल टर्म्स में, कि लेट्स से कोई स्पर्म है और उसको बाद में फर्टिलाइज कराकर बाद में उससे जाइगोट एंड एम्ब्रियो वगैरह बनाना है, बट अभी उस स्पर्म को क्या करना है, स्टोर करना है। ऐसी कंडीशंस में अगर हम स्पर्म स्टोर कर दें तो ऑब्वियसली वो खराब हो जाएगा, दैट इज वायबल नहीं बच, इसलिए उसको बहुत लो टेम्परेचर्स पे, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन में हम स्टोर करते हैं बाद के लिए। ऐसा ही सेम केस जो विमेन ओवाज है उसके साथ भी किया जा सकता है और सीड के साथ भी किया जा सकता है। उसी तरीके से पोलन ग्रेन्स के साथ भी किया जाता है। यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन में क्या किया जाता है, पोलन बैंक्स में, यहाँ पर पोलन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन अबाउट 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसको स्टोर किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में क्या करवा सके, फ्यूचर में इससे हम फर्टिलाइजेशन करवा कर रिप्रोड्यूस करवा पाए इस वाले पर्टिकुलर स्पीशीज का हमारा फ्लावर्स, प्लांट्स वगैरह सीड बना सके फर्दर फ्यूचर में। तो इस वजह से स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर था। अब अगर हम जल्दी जल्दी से इसका एनसीईआरटी पढ़े तो वो देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आ गई हमारी एनसीईआरटी। तो बहुत, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वो बहुत सारी स्पीशीज क्या कर देती है, एलर्जीज कर देती हैं, जो क्या है, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं जिसको हम। तो बहुत सारी स्पीशीज पोलन ग्रेन्स हमें ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन करवा सकती हैं बहुत सारे प्लांट्स में, जिसकी वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म वाले डिसऑर्डर्स। जैसे कि हमें पता है किसी इंसान को एस्थमा हो गया, 10-12 दिन के लिए नहीं, सालों सालों के लिए एस्थमा होता है, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी क्रोनिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके डिसऑर्डर्स पोलन ग्रेन के इनहेलेशन पे हो जाते हैं। मेनली कौन करवाता है, पार्थीनियम। पार्थीनियम क्या है हमारा बच्चे, ये है हमारी कैरेट ग्रास, हमारी कैरेट ग्रास है पार्थीनियम। कैरेट ग्रास एक बहुत ज्यादा अच्छी इसकी स्टोरी है। इसकी अच्छी स्टोरी क्या है, ये कैरेट ग्रास होती नहीं थी पहले हमारे कंट्री, फिर हम ना बहुत ज्यादा वीट मंगाया बाहर से, और वीट के साथ बैठकर इसके सीड्स भी आ गए, और फिर ये हमारी कंट्री में सब जगह फैल गए। और इसकी इकोलॉजी में एक टर्म होती है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताना कि इकोलॉजी में इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस का, जहां पर हमने बाहर से कुछ इंपोर्ट किया था, उसके साथ साथ ये भी आ गया पार्थीनियम के सीड्स। हमने बाहर से वीट इंपोर्ट किया था, पार्थीनियम के सीड्स आ गए, उसने कब्जा कर लिया फिर हमारे कंट्री पे। तो हर जगह अब कैरेट ग्रास हमारी कंट्री में उगता है बच्चों। और इस कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करवाते हैं, जैसे कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां करवा देते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो कंटेमिनेटेड इंपोर्टेड वीट था उसके थ्रू हमारे इंडिया में पार्थीनियम के सीड्स आ गए थे। अगर हम पोलन ग्रेन्स के सप्लीमेंट्स के रूप में खाने की बात करें तो वो रिच इन न्यूट्रिशंस होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और ये फैशन कहाँ पर है बच्चों, ये फैशन हमारा हो रहा है कहाँ पर, टैबलेट्स वगैरह खाने का, वेस्टर्न कंट्रीज में। जैसे कि हम यहाँ पर भी इस डब्बे पे भी लिखा देख रहे हैं कि बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में, जो कि हमने ऑलरेडी बोला, हम यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पर काफी ज्यादा फैशन हो गया है पोलन टैबलेट्स वगैरह को खाना एज अ फूड सप्लीमेंट।
अब इसकी मदद क्या है, और इसकी मदद है कि जो परफॉर्मेंस है एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस का, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा पूरा पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम आ गए हैं वायबिलिटी वाले पार्ट पे। हम डिस्कस करते हैं कि जब भी हम शेड कराते हैं पोलन ग्रेन को, उसको कहाँ जाना होता है, उसको लैंड करना होता है स्टिग्मा पे। अब ये क्या चीज़ है मैम, ये चीज़ है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस फ्लावर से हमारा पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, इस फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं, और यहाँ पर हमारा पिस्टल वगैरह प्रेजेंट है दूसरे फ्लावर के, यहाँ पर इसको लैंड करना होता है स्टिग्मा पर। तो यहाँ पर इसको स्टिग्मा पर लैंड करना होता है। वो कितनी देर तक करना होता है, उसको हम वायबिलिटी बोल रहे हैं। अगर ये वायबिलिटी लूज कर गए तो ये फर्टिलाइजेशन वहां जाकर नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल, और ये किस पर डिपेंड करता है बच्चे, ये टेम्परेचर पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, इसको अच्छे से हाईलाइट करना, ह्यूमिडिटी पे। तो जो टेम्परेचर है उस एनवायरनमेंट का जहां पर पोलन ग्रेन एक्सपोज्ड है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उन सब बेसिस पे क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन का वायबिलिटी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने डिस्कस करेंगे अभी कि जो बैंक्स हैं उसमें स्टोर कर रहे हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन पे, मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ तो जल्दी वो वायबिलिटी लूज करेगा ना, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस कर दे रहे हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह हटा दे रहे हैं एनवायरनमेंट से, तभी हम उसको बहुत सालों सालों तक हमारे पोलन बैंक्स में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर पा रहे हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर हुआ, हाई ह्यूमिडिटी हुई, तो पोलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा जल्दी लूज करेगा। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें 30 मिनट्स में विद इन द रिलीज हमारे राइस और व्हीट जैसे, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, राइस और व्हीट जैसे हमारे जितने भी प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं उनकी हमारी जो वायबिलिटी वो खत्म हो जाती है। कुछ मेंबर्स जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, जो हमारे मटर मटर वाले पौधे हैं, उनके क्या होते हैं, उनकी वायबिलिटी बहुत लंबे लंबे सालों तक। ठीक है, ओके बच्चों, अगर हम बात करें कि जो वायबिलिटी मेंटेन बहुत ज्यादा मंथ तक रहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, यहाँ पर बैंक्स की बात की जा रही है, पोलन बैंक जो हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पर 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं पोलन ग्रेन को फ्यूचर फर्दर के लिए। और ये किस में हेल्पफुल होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं बच्चे, जहाँ पर हम अपने फायदे के लिए अच्छे अच्छे फंक्शंस वाले, अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पौधे ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने बहुत अच्छा एक पौधा है जो बहुत अच्छा वेट का हमें प्रोडक्शन दे रहा है, तो हम ताकि उसको उस स्पीशीज को कभी लूज ना कर दे, और अगर हमें फ्यूचर में उसको यूज करना हो, किसी और के साथ ब्रीडिंग करवाना हो, तो उसके लिए हम इसके पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख लेंगे। इसका क्रॉप ब्रीडिंग में रोल होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आ गए हम फीमेल पार्ट्स पे। तो हमने अभी तक जो मेल पार्ट्स हैं उसको डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी एनसीईआरटी में उसके बारे में वो सारी भी देख ली है, पोलन बैंक्स वगैरह। हम आ गए हैं फीमेल वाले पार्ट पे। ओके, अब हम देख लेते हैं फटाफट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। बच्चे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल यहाँ पर क्या है, पिस्टल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं, तो सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, यही वो प्लेटफॉर्म है बच्चों जहां पर क्या होता है, पोलन ग्रेन लैंड करता है। तो यहाँ पर पोलन ग्रेन लैंड करेगा, फिर आता है ये स्टाइल जो एक होलो ट्यूब है। इस होलो ट्यूब के थ्रू वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा टू दिस बहुत ज्यादा जो फूला हुआ पार्ट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो किसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो हमारा क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर बच्चे बात की जा रही है पूरे की पूरे पिस्टल की, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर किसका है, पिस्टल का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्पल्स की, अब कार्पल्स क्या है, पिस्टल, अगर यहाँ पे एक पिस्टल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल कार्पल, जो हम बोल रहे हैं बच्चे मोनोकार्पली। ये क्या है, ये है मोनोकार्पली, मोनोकार्पलरी। अगर बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट हैं तो वो मल्टी कार्पलरी में चला जाता है, जैसे कि हमारा बाई कार्पलरी भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब 2 प्रेजेंट है। ठीक है, ओके बच्चों, तो अगर हम बात करें कि वो फ्यूज है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है,
कि वो दोनों आपस में फ्यूज हैं, तो वो हो गए पेपावर में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूज्ड, को हम बोल रहे हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस का यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही 2 से 3 बार हमारे पास नीट में क्वेश्चन आ गए हैं कि पेपावर, और अगर हम एपोकार्पस की बात करें तो माइकेलिया। तो इसको बहुत ज्यादा सारे से स्टार लगाकर आप लिख लेना। एपोकार्पस कहाँ क्या है बच्चे, यहाँ पर फ्यूज नहीं है, यहाँ पर सेपरेट प्रेजेंट है, सेपरेट, या फिर एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर हमारे जो कार्पस हैं वो सेपरेट प्रेजेंट है, और सिन कार्पस मतलब यहाँ पर फ्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एपोकार्पस का एग्जाम्पल होगा माइकेलिया और सिन कार्पस का हो गया पेपावर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पिस्टल के बारे में बच्चों, फटाफट से हम इसके एनसीईआरटी रीडिंग। जो गायनोशियम है, गायनोशियम क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर गायनोशियम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए वर्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमें फ्लावर जो है, फ्लावर का स्ट्रक्चर वो हो गया गायनोशियम, और वो कंसिस्ट करेगा एक सिंगल पिस्टल मोनोकार्पिलरी, या फिर ज्यादा पिस्टल्स मोर देन वन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं मल्टीकार्पिलरी। जब बहुत सारे दैट इज मोर देन वन पिस्टल होंगे तो वो फ्यूज हो सकते हैं एक साथ, मतलब एक साथ फ्यूज प्रेजेंट है, जिस टर्म को हम सिनकार्पस बोल सकते हैं, या फिर फ्री मतलब अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसे हम एपोकार्पस बोल रहे हैं। अगर हम बात करें एक सिंगल पिस्टल की, तो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, स्टिग्मा ऐसे प्रेजेंट था, उसके बाद आया स्टाइल, उसके बाद आया हमारा ओवरी। स्टिग्मा का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो लैंड कराएगा हमारे पोलन ग्रेन को, उसके बाद क्या आएगा स्टाइल। स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा, जिसके थ्रू हमारा मेल गमीट ट्रेवल करेगा। और फिर आ गया हमारा बर्ज्ड पार्ट, मतलब थोड़ा सा फूला, थोड़ा सा जो स्वेल्ड पार्ट है, वो क्या हो गया पिस्टल का बच्चे, ओवरी, ठीक है। अगर हम ओवरी बात करें, ओवरी खाली होती है अंदर से, इसका जो ये कैविटी है, इस कैविटी को हम बोल रहे हैं लोक्यूल, कैविटी या फिर चैम्बर बोल दो, वो हो गया लोक्यूल। इस लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है प्लेसेंटा, इसके अंदर ओवेरियन कैविटी जिसको हम लोक्यूल बोल रहे हैं उसके अंदर, और यहाँ पर प्लेसेंटा के अंदर मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। मेगास्पोरेंजियम क्या होगा बच्चों, मेगास्पोरेंजियम हमारा होगा जो हमारे फीमेल गमीट के लिए टिश्यू होगा, फीमेल गमीट के लिए टिश्यू होगा, वो इस मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो ओवा वगैरह डेवलपमेंट होगा वो इस मेगास्पोरेंजियम की सेल से होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम का हम कॉमनली क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। अब जो ओव्यूल है वो बहुत सारे भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। जैसे ये हमारी ओवरी है, ये ओवरी है, अब इसके अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट है। अब हमें पता है बच्चे, एक ओव्यूल हमें क्या देता है, सीड बनाता है। ओव्यूल अगर सीड्स बनाते हैं बच्चों, तो एक ओव्यूल अगर प्रेजेंट हुआ, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हुआ, एक सिंगल सीड ही बनेगा ना उससे। एक ओव्यूल हमें क्या देगा, एक सीड देगा। वेयर अगर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये एक अगेन ओवरी है, इसमें बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है, 3 सीड प्रेजेंट है, सॉरी 3 ओव्यूल प्रेजेंट है, तो 3 सीड हमें उससे मिलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर सिंगल ओव्यूल वाला ओवरी है तो वो फ्रूट जब बनेगा ओवरी, उसके अंदर भी सिंगल सीड होगा। अगर एग्जाम्पल लें ऐसे का, वीट हो गया एग्जाम्पल, उसके अलावा पैडी हो गया, दैट इज राइस, पैडी मतलब राइस, या फिर हो गया मैंगो, इस सब में एक ओव्यूल प्रेजेंट ओवरी के अंदर, इसी वजह से इसका एक ही सीड बनेगा। वेयर एज अगर हम पपाया, वाटरमेलन जैसे प्लांट्स की बात करें, जैसे कि हम जब उसको काट के खोलते हैं बहुत सारे सीड्स भरे होते हैं, तो उसके अंदर जब ओवरी था वो पूरा फ्रूट, तो उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे। मेनी वाले ओव्यूल्स वाले प्लांट्स का अगर एग्जांपल देखें तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। ओके बच्चों, तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल, जो पार्ट हमने देखा था। अगर हमारे पास सिंगल ओव्यूल है, जैसे कि हम डिस्कस किया, जैसे कि एग्जाम्पल पैडी, वीट, मैंगो, राइस वगैरह, सिंगल ओव्यूल से सिंगल सीड बनेगा, एक ओव्यूल से एक सीड। बहुत सारे ओव्यूल हैं तो मैनी सीड्स डेवलप होंगे उस प्लांट में, उस फ्रूट में। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने ऑर्किड, पपाया एंड वाटरमेलन लिख दिया है, ठीक है। ओके बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है एंटायर स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ओव्यूल से।
यहाँ पर ओव्यूल जैसे कि हमने बोला डिफरेंस नहीं है मेगास्पोरेंशियम एंड ओव्यूल में, दोनों सेम ही है। तो अगर आपको नीट में आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंशियम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो एक ही स्ट्रक्चर की बात की गई, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा ऑर्थोट्रोपस है, दैट इज स्ट्रेट, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, बट वो ऐसे करके ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो है एनाट्रोपस। तो ये वाला कौन सा टाइप का ओव्यूल है, एनाट्रोपस। और जो हम यहाँ पर पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल भाषा में, वो हमारा ऑर्थोट्रोपस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे खुला होगा, ये यहाँ पर गैप होगा, यहाँ पर एक ओपनिंग होगा, उस पार्ट को हम माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। माइक्रोपाइलर एंड भी बोला जाएगा इसको बाद में, जब हम धीरे धीरे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट क्या होते हैं, कवरिंग होते हैं, और इनका रोल प्रोटेक्शन वगैरह में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ओव्यूल है, और हमने बोला था कि ओवरी के जो हमारा ओवरी का अंदर का लोक्यूल है, दैट इज कैविटी है ओवरी की, उसके अंदर प्लेसेंटा भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी ओवरी की कैविटी है और इसके अंदर प्लेसेंटा भरा हुआ है, इसके अंदर प्लेसेंटा भरा हुआ है। इसका कनेक्शन दैट इज ओव्यूल एंड ओवरी वाले कैविटी के पार्ट का कनेक्शन कौन करवा रहा है, फनिकल करा रहा है। और जहां पे फनिकल एंड ये इंटेग्यूमेंट ज्वाइन होते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर को हम हाइलम बोलते हैं। तो ये सब अच्छे से याद रखना है, आपको वर्ड बाय वर्ड आ सकता है कि फनिकल एंड इंटेग्यूमेंट जो है उनके बीच के जो अटैचमेंट वाला पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हाइलम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, ऑर्थोट्रोपस वाला ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें सबसे ऊपर माइक्रोपाइलर एंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसमें क्या है, उसके अंदर हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं ऐसे करके प्रेजेंट, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हाइलम है, हाइलम क्या करा रहा है, ज्वाइनिंग करा रहा है बिटवीन द फनिकल, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो क्या कनेक्ट कराएगा हमारे ओवरी को ओव्यूल से, और यहाँ पर भरा होगा प्लेसेंटा। तो ये हो गया हमारा एक टाइप का ओव्यूल। अब यहाँ ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको भी बस ऐसा उलट दो, ऐसे फनिकल प्रेजेंट होगा और ऐसे ओव्यूल का शक्ल थोड़ा सा घूम जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये माइक्रोपाइल पढ़ा था, माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट हाइलम की साइड जो एंड होता है उसे हम चलाजल एंड बोलते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर चलाजा प्रेजेंट होता है बच्चों। तो अगर हम बात करें फनिकल ऐसे था, यहाँ पर हमारा फनिकल ऐसे है और ऐसे हमारा ओव्यूल हो गया है, तो ओव्यूल ऐसे हो गया है। यहाँ पर अगर हम माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल एंड की बात करें, यहाँ पर हमारा माइक्रोपाइलर एंड आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट में हमारा चैलेजल एंड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा चैलेजा। तो एक एक करके स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर फनिकल है ऑब्वियसली, ये फनिकल कौन सा है, स्टॉक। अगर मैं आपको कंपैरेटिव व्यू दूं दोनों के बीच में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये फनिकल ऐसे था, ये फनिकल ऐसे है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर यहाँ पे यहाँ था, ये माइक्रोपाइलर यहाँ पे यहाँ है, ये चलाजा यहाँ पर यहाँ था, ये चलाजा यहाँ पे यहाँ है। अब जो हाइलम है, हाइलम चेंज नहीं होगा बच्चे, हाइलम कहाँ होगा, जहाँ पे फनिकल एंड इंटीग्यूमेंट्स का ज्वाइनिंग हो रहा है। तो फनिकल और इंटेग्यूमेंट्स का ज्वाइनिंग यहाँ पर हो रहा है, तो यही हाइलम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर दे दें और उसके बाद आपको यहाँ पर लेबलिंग करके जैसे ए लिख दिया और आपको बताना है कि ए क्या है, ऑप्शंस में आपको हाइलम चलाजा वगैरह वगैरह दिया हुआ है, तो आपको हमेशा याद रखना है किसी भी शक्ल में मोड़ दे हमारे ओव्यूल्स को, जहां पर हमारे फनिकल और इंटेग्यूमेंट्स का ज्वाइनिंग होगा उसे ही हाइलम बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इंटेग्यूमेंट्स हमारे कवरिंग वाले हो गए। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। अब मेन पार्ट कौन सा है, मेन पार्ट है ये जो सेल्स प्रेजेंट है अंदर, उनकी उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस सेल्स बोल रहे हैं बच्चे। और यही न्यूक्लियस सेल्स क्या देंगी, इन्हीं न्यूक्लियस सेल्स में एक मेगास्पोर मदर सेल होगी, एमएमसी हम जिसको बोल रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल एक इन्हीं में से निकल कर आएगी। किस साइड, मोस्टली वो माइक्रोपाइलर एंड की साइड होती है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड से उठकर एक एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल यहीं से आएगी, उसी के अंदर फर्दर मियोसिस वगैरह वगैरह होकर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा हमारे ओवा का। एक एक करके, ओवा से पहले क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। एक एक करके पूरी चीज देखते हैं, उससे पहले जितना भी हमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीडिंग जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक एक चीज तो समझ ही लिया ना बच्चों, अब सिर्फ एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से। तो जो मेगास्पोरेंजियम है बच्चों, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल भी बोल रहे हैं, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, किसके, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के लिए ले रहे हैं, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के लिए यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा
एक सेकेंड बचे। ओके, जो हमारा प्लेसेंटा है, ओके, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या हुआ, जैसे कि हमने, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारा ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर कैविटी है, उसके अंदर प्लेसेंटा भरा है, इसी प्लेसेंटा से तो हमारा ओव्यूल ज्वाइन होगा, और इस प्लेसेंटा से किसके थ्रू ज्वाइन होता है, फनिकल के थ्रू, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फनिकल जहाँ पे फर्दर ज्वाइनिंग करवाता है उसको हम हाइलम बोलेंगे। तो हाइलम क्या देगा, जो हमारा जो जंक्शन है बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखनी है, हाइलम का मेजर डेफिनेशन क्या आ गया है यहाँ पर, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। अब हर ओव्यूल में एक से दो क्या होंगी, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, प्रोटेक्शन करवाने के लिए लेयर्स होंगी, दो, एक या दो, उनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोल रहे हैं। इंटेग्यूमेंट्स किसको इनसर्कल कर रही है, कुछ सेल्स को, कुछ स्पेशल सेल्स को, जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर वन एंड, जहां पे क्या था, माइक्रोपाइल था। यहाँ पे भी हमें पता है एक खुली जगह है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं खुली जगह है जहां पर इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं करवा रहे हैं, उसको हम माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। तो एक माइक्रोपाइलर एंड है जो खाली खुला हुआ प्रेजेंट होगा, और उसके ऑपोजिट क्या होगा, उसके ऑपोजिट हमारा चेलेजल एंड आ जाएगा, जो क्या होगा बच्चे, जो बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल हमें देगा। अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट्स की, तो वो किसको कवर कर रहे हैं, वो बहुत सारे सेल्स के मास को कवर कर रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है। और न्यूक्लियस सेल्स क्या है, अबंडेंट होती है फूड मटेरियल्स में, और इन्हीं में से एक स्पेशल सेल एमएमसी उठकर आएगी। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, located in the nucleus is the embryo sac or the female gametophyte, इसी के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक बनेगा। अब एम्ब्रियो सेक हमेशा नहीं होता, जैसे कि हमने एंथर में डिस्कस किया था, मेच्योर एंथर एंड यंग एंथर, उसी तरीके से हमारे पास मेच्योर ओवरी और यंग ओवरी में डिफरेंस भी तो प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, बहुत सारे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जैसे ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, जैसे ये है हमारा एक ओव्यूल। अब यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड से उठकर एक एमएमसी बड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो डेवलप होगा। पहले वो एमएमसी था, कब, जब यंग था हमारा ओवरी, तब वो एमएमसी था, बट जब वो ओवरी मैच्योर होगा, फर्टिलाइजेशन का उसका टाइम आएगा, तो वो एम्ब्रियो सेक दे देगा हमें, एम्ब्रियो सेक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसके अंदर बहुत सारे सेल, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, जो डेवलपमेंट हम पूरा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एमएमसी से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, और ये सब किससे सराउंडेड है बच्चों, वो न्यूक्लियस से सराउंडेड है। और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज रिच इन नरिशमेंट, तो यहाँ पे रिच इन न्यूट्रिशन हमारा न्यूक्लियस सेल्स प्रेजेंट हैं, जो किसको न्यूट्रिशन देंगी, ऑब्वियसली ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक को देंगी। ऑब्वियसली बाद में जब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब हमारा जो जाइगोट है वो बन जाएगा, फ्रॉम जाइगोट टू सीड, जो भी डेवलपमेंट होगा उसके दौरान भी जो न्यूक्लियस सेल्स हैं वो डेवलपमेंट में अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फटाफट से मेगास्पोरोजेनेसिस पे, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट से जितने भी बच्चे सोने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आंखें खोल लें, अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हमारा जो एमएमसी निकला, मेगास्पोर मदर सेल, उससे टिल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के अंदर ही ओवा होगा, जो कि हमारा मेल गेमिट है। और एम्ब्रियो सेक अगर हम देखें तो वो क्या है, गेमिटोफाइट है। ओव्यूल अगर हम देखें तो वो गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर है। गेमिटोफाइट मतलब जो पोलन ग्रेन का इक्विवेलेंट होगा इन द फीमेल पार्ट्स, ठीक है। एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। मेगास्पोर जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, ये व्हाइट वाले हैं न्यूक्लियस सेल्स। अगर आप भूल गए हो तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ये न्यूक्लियस सेल्स बहुत सारे व्हाइट व्हाइट प्रेजेंट है, सराउंड किसको कर रहे हैं, हमारे एमएमसी को, जो क्या है मेगास्पोर मदर सेल है, जो डेवलप होगा फर्दर किसमें, हमारे एम्ब्रियो सेक में। अगर हम एक बात, एक प्रॉपर्टी इस मेगास्पोर मदर सेल की देखें, तो ये टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड होता है। माइक्रोपाइल का जो हमारा एंड था उस तरफ ये प्रेजेंट होगा यूजुअली। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एमएमसी 2n है, न्यूक्लियस भी हमारी 2n है, दैट इज बोथ डिप्लॉइड है। अब यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा हमारा प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेज ऑब्वियसली क्या होगा, पहला स्टेज हो गया हमारा मियोसिस बच्चों। तो यहाँ पर हो गई रिडक्शनल डिविजन, मियोसिस हो गया। एक हमारा जो एमएमसी प्रेजेंट था मेगास्पोर मदर सेल, उससे 4 मेगास्पोर्स बन गए हैं। और अगर प्लॉइडी की बात करें बच्चों, तो इनकी प्लॉइडी क्या है, इनकी प्लॉइडी है 2n। ऑब्वियसली रिडक्शनल, सॉरी
यहाँ पर इनकी प्लॉइडी है बच्चों n। ऑब्वियसली अगर रिडक्शन और डिविजन हो गया है तो 2n से n बन चुकी है हमारी सेल्स। ये वाली n है, ये वाली n है। अब यहाँ पर मेन डिफरेंस का फैक्टर आता है। डिफरेंस क्या है बच्चों? जैसे कि हमने देखा था जब हमारा टेट्राड बना था, किसका? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाते वक्त? पोलन ग्रेन्स बनाते वक्त। तब ऐसे ही 4 सेल्स बनी थी, हाँ जी, बट चारों के चारों ने एक एक पोलन ग्रेन दिया था, 4 पोलन ग्रेन मिल गए थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इन 4 में से क्या होंगी? ये 3, कोई भी 3 क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी 3 सेल्स डीजेनरेट हो गई। एक सेल जो बची वही फर्दर क्या होगी? वो ही फर्दर मेगास्पोर डेवलप कराएगी इनटू एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर डेवलपमेंट हमारी होगी इनटू मेगास्पोर। सिर्फ और सिर्फ एक के 3 हो गई डीजेनरेट। अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्या क्वेश्चन देखना है? ओके बच्चों, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें कि हमारे पास एक प्रेजेंट है पोलन मदर सेल, एक है यहाँ पर पोलन मदर सेल, और एक है हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पर पोलन मदर सेल की जगह माइक्रो स्पोर मदर सेल भी लिखा हो सकता है, बट यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल है, याद रखना। दैट इज यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, यहाँ पर मेल की बात हो रही है। और क्या है? एक एक है हमारे पास, एक एक है, ठीक है, दोनों का एक एक सेल है, इसका भी इसका भी। अब मुझे जानना है कि एक पोलन मदर सेल से और एक मेगास्पोर मदर से कितने कितने गैमीट्स हमको मिल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो एक से हमें 4 पोलन ग्रेन मिलेंगे। यहाँ हमें 1 से 4 पोलन ग्रेन मिलेंगे। अब गैमीट तो ये भी नहीं है, गैमीट तो यहाँ से भी 2 और आते हैं, ठीक है, बट अगर हम सिर्फ पोलन ग्रेन की बात करें तो 4 मिलेंगे। वेरेज अगर मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो एक मेगास्पोर मदर सेल से हमें सिर्फ एक एम्ब्रियो सैक मिलता है, ठीक है, क्योंकि 3 तो डीजेनरेट हो गए। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है बिटवीन मेल डेवलपमेंट एंड फीमेल डेवलपमेंट, और ये हमें अक्रॉस मेनी स्पीशीज देखने को मिलता है, जैसे कि हमें ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं ओके डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट यहाँ पे है हमारा डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पर जो प्रोसेस है हम स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर दिस। तो यहाँ पर हमने ये सेल है एक, इसको उठा लिया है, जो कि हमारी फंक्शनल वाली थी। ये कौन सी है? फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसको उठा लिया है क्योंकि बाकी 3 हो गई हैं डीजेनरेट, ठीक है। यहाँ पर है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर से स्टार्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर आ गया फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है बच्चों माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, बट यहाँ पर भी हमारे क्या आ जाएगा? बीच में वैक्यूल आ जाएगा। यहाँ पर वैक्यूल आ जाएगा बट बीच में, तो एक सेल इधर चला जाएगा हमारा और एक सेल इधर चला जाएगा, हमारे 2 सेल। उसके बाद आएगी हमारी 4 सेल स्टेज, यहाँ पे 2 सेल्स, यहाँ पर 2 सेल, यहाँ पर बीच में वैक्यूल है। अब क्या आया यहाँ पर स्टेज हमारा? यहाँ पर आ गई 4 न्यूक्लियस। ओके बच्चों, यहाँ पर जो हमने 2 सेल 4 सेल बोला वो 2 सेल 4 सेल नहीं है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, जिसका मतलब सिर्फ कैरियोगैमी तो हो रही है बट साइटोगैमी नहीं हो रही है। मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे हैं बट उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म टूटकर सेल्स अलग अलग नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर एक ही सेल में एक वैक्यूल, उसके अलावा ये 2 सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है, ये 4 सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है। इसी तरीके से हम यहाँ पर पहुंच गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर पहुंच गए हैं हम फाइनल स्टेज पे, जो कि है 8 न्यूक्लियस। यहाँ पर हमारे पास है 8 न्यूक्लियस 1 सेल स्टेज पर पहुंच गए, ठीक है बच्चों। यहाँ से फर्दर डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी हम दोबारा देखने को मिली थी, वो किस वजह से थी बच्चों? वो थी इस वैक्यूल की वजह से। ओके ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था न्यूक्लियस का, उसके साथ फर्दर कैसे डेवलपमेंट। हम यहाँ पर पहुंच गए थे जहाँ पर ऊपर की तरफ 4 न्यूक्लियस थे,
और नीचे की तरफ भी 4 न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, दैट इज डिविजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब मुझे जानना है कि यहाँ पर लेट्स से एक सेल पड़ा है, इसको हमने बनाया 2, फिर हमें क्या चाहिए 3, फिर हमें चाहिए 4, फिर चाहिए 5। तो धीरे धीरे डिविजन करते करते इसी तरीके से इसमें कितने होंगे, 6 डिविजन होंगे। 6 बार इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड किया जाएगा, 6 बार यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड किया जाएगा। और उस वजह से कौन सी स्टेज पे हम पहुंचा दिया जाएगा, उस वजह से बच्चों हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर ऊपर की तरफ 3 सेल्स डिवाइड कर दी गई हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी 3 सेल्स डिवाइड कर दी गई हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस इनका है और इनकी सेल्स डिवाइड कर दी गई है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच कर दिया गया है। नीचे की तरफ 3 कर दी गई हैं, बट ये तीनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, हम देखेंगे। नीचे की तरफ भी 3 कर दी गई है बच्चों, और बीच में क्या छोड़ दिया है, बीच में हमारा पहले की तरह 2 न्यूक्लियस छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक एक करके समझाऊं तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ से लेट्स से ये 3 उठाए, इसको एक सेल बना दिया, इसको एक सेल बना दिया, इसको एक सेल बना दिया, इस वाले को भेज दिया कहाँ पर, बीच में। सेम चीज यहाँ पर एक सेल बना दिया, यहाँ पर एक सेल बना दिया, यहाँ पर एक सेल बना दिया, इसको कहाँ भेज दिया, बीच में। तो इस वाले स्टेज पे आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो कितने डिवीजन हुए मुझे फटाफट से बताइए, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन। डिवीजन मतलब यहाँ पर हम सेल डिवाइड नहीं कर रहे, मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तोड़ के न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहे हैं। तो 6 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐड किया गया। ठीक है, उस वजह से हमें क्या मिल गए हैं यहाँ पर, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और 7वीं सेल होगी ये। अगर हम एक एक करके इन सेल्स का देखें तो ये सेल्स कौन सी, ये ऊपर जो 3 सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, ये होंगी हमारी एंटीपोडल सेल्स। इनको क्या बोलेंगे हम, एंटीपोडल सेल्स। नीचे जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है ये होंगी 2 सिनर्जिड्स, ये जो साइड्स में प्रेजेंट है 2, ये है हमारी बच्चे सिनर्जिड्स। और जो बीच में हमारा प्रेजेंट है ये बीच वाला सेल, यही है हमारा फीमेल ओवा। फाइनली जो हमारा गैमीट है यही है हमारा फीमेल एग। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा, ओके एक सेकेंड, ये है हमारा फीमेल एग। और जो बीच में है वो जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सिर्फ, इसे हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जो सेल है जो पोलर न्यूक्लियाई कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, मतलब ये सबसे बड़ी सेल, ये है बच्चों सेंट्रल सेल। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि कौन सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट है। सबसे ऊपर टॉप पे हमें 3 एंटीपोडल सेल्स मिल गई, नीचे हमें 3 सेल्स मिल गई अगेन, जिसमें से एक एग सेल है, उसके साइड में 2 सिनर्जिड्स हैं। बीच की जो सेल है सबसे बड़ी, जो जिसने सब कुछ स्टार्ट किया, जिसके अंदर अभी भी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो है हमारी सेंट्रल सेल, जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली डेवलप्ड क्या, एम्ब्रियो सैक। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर एक और स्पेशल स्ट्रक्चर आता है जो है कुछ सेलुलर थिकनिंग्स, जो हमारी सिनर्जिड्स प्रेजेंट एग के साइड में यहाँ पर कुछ सेलुलर थिकनिंग्स हो जाती हैं, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस बच्चों। यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस भी हमको मिल जाता है, जो कि क्या करेगा, गाइड करेगा पोलन ट्यूब को टू एंटर टुवर्ड्स द एग एंड फर्टिलाइज द एग। तो यहाँ से पोलन ट्यूब को गाइड किया जाएगा, किसकी मदद से, इन सिनर्जिड्स की मदद से। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये पूरा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हम है। अब मुझे फटाफट से एक जो बहुत ज्यादा स्पेशल टर्म आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है वो टर्म जाननी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम सेल्स गिनने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर 7 सेल प्रेजेंट हैं, 7 सेल। अगर मैं न्यूक्लियस गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियाई स्टेज है ये हमारी। दिस स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन ऑफ एनी एंजियोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और यहीं से फर्दर सारा का सारा फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट स्टार्ट होता है। तो बच्चे ये हमने ऑलमोस्ट हमारा प्री फर्टिलाइजेशन का सारा पार्ट फिनिश कर लिया है। इसके बाद हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस आता है और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम फटाफट से इसके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट से इसकी पूरी एनसीईआरटी देखते हैं क्विकली। ओके बच्चों,
तो अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, जहां पर डिफरेंशिएट करेगा एक सिंगल मेगास्पोर। तो जैसे कि हमने देखा था मेल्स के केस में सारे के सारे सेल्स क्या दे सकते थे, पीएमसी दे सकते थे, पोलन मदर सेल। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होगा, एमएमसी, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइल के साइड ही होगा, जहां पर अराउंड सराउंडिंग्स में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो बहुत सारी बड़ी सी लार्ज सेल होगी जिसमें भर भर कर साइटोप्लाज्म होगा, वो हमारी क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसके अंदर मियोटिक डिविजन होंगे जैसे कि हमने देखा था, और यहाँ से हमें एक सिंगल मेगास्पोर मिल जाएगा क्योंकि बाकी के 3 तो हो जाएंगे। अब हम आ गए फीमेल गेमेटोफाइट पे। तो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इस मेगास्पोर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गेमेटोफाइट हमें देगा, जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं बच्चों। इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर, 4 बने थे, 4 में से 3 डीजेनरेट होकर सिर्फ एक ने एम्ब्रियो सैक दिया, उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डिटेल में कैसे होता है। जो न्यूक्लियस बनता है वो क्या करा, उसने फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट किया, जैसे कि हमने देखा था, बीच में वैक्यूल आ गया, ऊपर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की क्या होने लग गई, डिविजन हो गई। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे फ्री न्यूक्लियर डिविजन बोल रहे हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 4 न्यूक्लियर स्टेज आई, 8 न्यूक्लियर स्टेज आई, 8 न्यूक्लियर स्टेज पे डिविजन रुक गई। उसके बाद आफ्टर दैट क्या हो गया, डिवीजन स्टार्ट हो गया साइटोप्लाज्म का। 8 न्यूक्लियर स्टेज पे सेल वॉल्स बनाने लग गए हमारा जो एम्ब्रियो है उसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, 6 सेल्स चली गई, 3 ऊपर 3 नीचे। 3 ऊपर कौन सी थी, एंटीपोडल बच्चों, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया चले गए, कौन से, जिसे हम सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, उसके अंदर। देयर आर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन एम्ब्रियो, ये हमने पहले ही देख लिया है। 3 सेल्स बचे जो एक साथ माइक्रोपाइलर एंड पे रखी, वो क्या है, वो एग अपैरेटस दे रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है कि ये जो तीनों हमारे पास था, जहां पे 2 सिनर्जिड साइड में, बीच में एक एग था, इसे हम बोल रहे हैं आसान भाषा में एग अपैरेटस। ये तीनों सेल एक साथ हमें एग अपैरेटस दे रही हैं। ये हो गया एग अपैरेटस, और ये कौन सी साइड प्रेजेंट होगा, ये माइक्रोपाइलर साइड प्रेजेंट होगा। तो ये कौन सा एंड है बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो एंटीपोडल सेल्स हैं वो चलेजल एंड पे प्रेजेंट होंगे। फिर ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें कि जो 3 सेल हैं वो ग्रुप हुई है माइक्रोपाइलर एंड पे, वो हो गया एग अपैरेटस, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स होंगी, और सिनर्जिड्स के अंदर क्या था, फिलीफॉर्म अपैरेटस था, और एक क्या होगा, एक उसके अंदर एग होगा। अब फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या थी, स्पेशल सेल थिकनिंग थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो गाइड करेंगे हमारी पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए। अब जो 3 सेल्स चलेजल एंड पे, मतलब ऑपोजिट साइड पे, मतलब यहाँ पर सबसे ऊपर, ये कौन सी थी बच्चे, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स है, जो कि बहुत सारे क्या है, हमारे चलेजल साइड पे प्रेजेंट है। अब बीच में जो सेंट्रल सेल है उसमें क्या हो गया, 2 न्यूक्लियाई बच गए, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया हमारे एक सेल में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बीच में हो गए, 3 यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर हो गए। अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल, और अगर हम न्यूक्लियस गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लिएट स्टेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज। इसको स्टार्स लगा लगा के, भर भर के स्टार लगा के रख लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज किसी भी एंजियोस्पर्म की लाइफ में जो आती है, जो कि है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज, वो यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया हो बच्चों, क्योंकि अब हम बचे हैं पॉलिनेशन के साथ, एंड उसी के साथ बचा है हमारा फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। तो 2 ही मेजर टॉपिक्स बचे हैं, अगले लेक्चर में फटाफट से हो जाएंगे। उसी के साथ अगर हम डिस्कस करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन हैं उस पर है अभी 50% ऑफ। तो अगर आपको 50% ऑफ क्लेम करना हो तो आपको मेरा कोड यूज करना होगा बच्चे, जो कि है 1018। मैम का कोड 1018 यूज कर लेना अगर आप डिसाइड करें कि आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेनी है। तो अगर आपको लेने हैं बैचेस, तो हम फटाफट से बैचेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल स्टार बैच है, उसके अलावा है बच्चे यहाँ पर अर्ली अचीवर्स बैच, अगर आप 9th-10th के बच्चे हैं या फिर आप जानते हैं किसी 9th-10th के बच्चे को। उसके अलावा जो हमारी टीम टाइटन्स है वो तो है ही।
तो इसी के साथ हम आज का सेशन है उसको सम अप करते हैं बच्चे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड यस टिल देन बाय बाय. अगर आपको नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना है यू विल हैव टू लाइक दिस सेशन, शेयर कर देना. उसके अलावा जो लिंक पड़ा है हमारे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाए, मार्वल्स फैमिली का पार्ट बन जाए और जो भी है आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी वहां पर ड्रॉप कर दी जाएंगी. And I will definitely see you in the next session. Till then, bye bye.